नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के जो विवाद चलता रहा है, लंबे समय से चलता रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि उसका कोई हल निकल सकता है। क्योंकि अभी जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने ये इशारा किया है कि भाई वो जो अभी का कॉलेजियम सिस्टम है, जो जजों का अपॉइंटमेंट करता है जुडिशरी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो उसको बदलने के पक्ष में हो या नहीं हो, लेकिन उसको रिव्यू करने के पक्ष में जरूर है। ये अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के इस देश में जितनी बहस होती रही है, वैसे में ये पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं भाई, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक तरह से उन्होंने ये इशारा किया है कि कॉलेजियम सिस्टम को बदला जा सकता है। उन्होंने खुल के ये नहीं कहा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर कॉलेजियम सिस्टम को रिव्यू करने के लिए भी तैयार हो गए हैं, उसके मेरिट्स को कंसीडर करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और आप समझ लीजिए कि इतने दिनों से जो इस देश में कहा जाता था कि भाई जो जुडिशरी है, खास करके जो हायर जुडिशरी है, उसमें भाई भतीजावाद है, वहां कोई मेरिट पे अपॉइंटमेंट नहीं होता है, एक जज दूसरे जज को अपॉइंट करता है और फिर एक लंबा चौड़ा घराना चल रहा है। मतलब एक जज के घर का कोई है दूसरा जज, तो वही आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आप देख लीजिए, एक लंबी लिस्ट है और उन्हीं लोगों में से जज बनते हैं, उन्हीं लोगों में से चीफ जस्टिस बनते हैं। और ये चीज सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और ये चीज हाई कोर्ट में भी चल रहा है। काफी बावेला मचा इस पे, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि ये जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, वो इस पे जो विशेषाधिकार है उनका, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनका ये कहना है, तर्क वो ये देते हैं कि वो नहीं चाहते कि जुडिशरी में सरकार का कोई इंटरफेरेंस हो, लेकिन दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है कि जज ही एक जज दूसरे जज को अपॉइंट करता हो, उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं हो। ऐसा कहीं नहीं होता है, ऐसा अमेरिका में नहीं होता, ऐसा यूरोप में नहीं होता। ये इन लोगों ने यहां पे एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जिसमें ये लगातार आरोप लग रहे थे, अभी भी लग रहे हैं, कि ये भाई भतीजावाद जम के हो रहा है, फेवरेटिज्म हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको सुनने को तैयार नहीं थी। नरेंद्र मोदी की सरकार जब 2014 में बनी थी, उसके बाद ही वो तुरंत एक बिल लेकर के आई थी जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का प्रावधान था, एनजेएसी बिल था। वो पार्लियामेंट से पास भी हो गया, बहुत सारी राज्य सरकारों ने उसको रेटिफाई भी कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। तब से, और सरकार ने भी उस वक्त कहा कि भाई ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट अगर बिल्कुल इसके अगेंस्ट है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यह बहस खत्म नहीं हुई। तब से लोग ये कह रहे थे कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट की मनमानी है। वो 5 जजों की बेंच थी जिसने 4-1 के मेजॉरिटी से डिसीजन लिया कि ये जो एनजेएसी एक्ट है वो सही नहीं है, और उन्होंने उसको निरस्त कर दिया। लेकिन देश की जो भावना थी कि भाई जुडिशरी में ये भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए, एक जज दूसरे जज को अपॉइंट कर दे, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी की बेटी है। अभी जो आपका सुप्रीम कोर्ट में जजों की जिस तरह से नियुक्ति हुई है, अगर आप देखेंगे तो सब के सब किसी न किसी के रिश्तेदार हैं, पुराने जजों के रिश्तेदार हैं या उनके रिकमेंडेशन से वो आए हुए हैं। अभी तो जो गवई साहब गए, उनके ऊपर भी आरोप लगा कि उन्होंने अपने भतीजे को बॉम्बे में जज बनवा दिया। आपने सुना होगा, आपने वो खबर देखी होगी। तो अब अगर इसका समाधान निकालने की कोई कोशिश होती है और सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर देता है, और दुनिया में कहीं और इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। वैसे में अगर एक ऐसे चीफ जस्टिस आते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं भाई, हम इसको फिर से इस पे विचार करेंगे, तो यही अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। विचार करने के लिए राजी होना या ये संदेश देना कि हम राजी हैं इसके लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अब देखिए, ये चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ये तब कहा कि भाई हम इस पे विचार करेंगे, कर सकते हैं, जब एक ओरल रिक्वेस्ट आया एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्पारा की तरफ से। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में, जैसा मैंने आपको बताया, एनजेएसी एक्ट को निरस्त कर दिया था, जो 99वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसने कहा कि भाई सरकार का भी रोल होगा और सिविल सोसाइटी का भी एक रोल होगा जजों के अपॉइंटमेंट में, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। अब ये जो वकील साहब थे, उन्होंने कोर्ट से ये आग्रह किया कि भाई आप उसको रिकंसिडर कीजिए, कॉलेजियम सिस्टम पर पुनर्विचार कीजिए, और ये जो एनजेएसी का जो जजमेंट था, जिस एनजेएसी को
सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, उसको फिर से खोला जाए और उस पर विचार किया जाए। उन्होंने ये कहा कि भाई जो वो बेंच थी जिसने इस पे फैसला लिया, उसने पूरी तरह से सबमिशंस को सुना नहीं था। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि यस वी विल सी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाँ, हम इसको देखेंगे। इसका मतलब है चीफ जस्टिस ने साफ इशारा कर दिया है कि जो एनजेएसी का जो जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने जब एनजेएसी एक्ट को रिजेक्ट किया था, उस जजमेंट को वो फिर से कंसीडर करेंगे, यानी उसको वो रिकंसीडर करेंगे, उस पर फिर से एक बार चर्चा होगी, उस पर बहस होगी। और यह भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई निर्णय ले। यह भी हो सकता है कि यह कहे कि भाई वो जिस तरह से उसको रिजेक्ट किया गया था वो गलत था। यह सब अभी क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। चीफ जस्टिस ने सिर्फ इतना कहा कि यस वी विल सी, मतलब वो इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि जिस तरह से एनजेएसी एक्ट को रिजेक्ट किया गया, उसके मेरिट्स को फिर से देखा जाए। अब जैसा मैंने आपको बताया कि 2015 में ये 5 जजों की जो बेंच थी, उसने 4-1 के बहुमत से एनजेएसी एक्ट को, जो नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर के आई थी और पार्लियामेंट ने पास किया था, बहुत सारी राज्य सरकारों ने उसको पास किया था, उसको रिजेक्ट कर दिया और यह कहा कि भाई एनजेएसी एक्ट आने से पहले जिस तरह से जो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा था, जिसमें जज ही आपस में बैठ करके डिसाइड करते हैं कि हाई कोर्ट का जज कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होगा, वो वैसे ही चलता रहेगा। अब अभी का जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें क्या व्यवस्था? उसमें व्यवस्था यह है कि जो 5 सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बनेगा उसको रिकमेंड करते हैं, और जो 3 सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो हाई कोर्ट का जज कौन होगा ये सजेस्ट करते हैं। अब देखिए, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें तो 2-3 जजमेंट्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट तो था 1993 का था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, ये जो सेकंड जजेस केस कहते हैं, कि भाई ये जो नियुक्तियां हैं वो पूरी तरह से जज ही करेंगे, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होगा। और देखिए, जब सरकार कमजोर होती है ना, उस वक्त भी अल्पमत की सरकार थी, 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, उतनी मजबूत सरकार नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, अब ये फैसला भी हम ही करेंगे, और उसका कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। उसने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, असल में पहले ये व्यवस्था थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, उनको कंसल्ट किया जाएगा, उनकी राय ली जाएगी, लेकिन उन्होंने उसको ऐसे डिफाइन किया कि उसको कंकरेंस करार दिया, मतलब राय नहीं लेनी है, जब तक जजों की सहमति नहीं होगी तब तक अपॉइंटमेंट नहीं होगा, मतलब कंसल्टेशन को कंकरेंस करार दिया। यह सबसे बड़ी गलती आप उसको कह लीजिए, और अगर गलती नहीं कहेंगे तो सबसे बड़ा परिवर्तन आप कह लीजिए जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। जो जजों की जो नियुक्ति होती थी उसका पूरा जो प्रावधान था, उसकी जो पूरी प्रक्रिया थी वही बदल गई। उसमें वो इस तरह से बदली कि भाई अब बिना जजों की सहमति के आप कोई निर्णय नहीं ले सकते, सरकार के पास ऐसी कोई चीज बची ही नहीं। और देखिए, जब ये एनजेएसी एक्ट जब पास हो गया पार्लियामेंट से, ये 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति दी, और जब पार्लियामेंट ने पास किया उसके बाद 16 विधानसभाओं ने इसको अप्रूव किया। उसके बावजूद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। वैसी स्थिति में अब अगर चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि नहीं भाई, इस केस को फिर से रीओपन किया जा सकता है और इस पर फिर से पुनर्विचार हो सकता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। तो इस देश में जो लंबे समय से ये जो मांग उठ रही थी कि जजों के जो उनकी नियुक्तियां होती है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि भाई जज आपस में ही बैठ के डिसाइड कर लें, 5 जज ये डिसाइड कर लें कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा जज आएगा, हाई कोर्ट के बारे में 3 जज आपस में बैठ करके डिसाइड कर लें कि कौन सा जज आएगा, और सरकार की कोई भूमिका उसमें नहीं हो। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि जजों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका नहीं हो, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, ना अमेरिका में ऐसा होता है, ना यूरोप में होता है। लेकिन भारत में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी, ऐसी व्यवस्था बना दी जहां पे सरकार के लिए कुछ रहा ही नहीं। कंसल्टेशन को उन्होंने कंकरेंस करार दे दिया, और उसके बाद जिस तरह की नियुक्तियां हुई, जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो चीफ जस्टिस गवई थे उनके बारे में यह कहा गया कि उन्होंने अपने भतीजे को अपॉइंट करवा दिया। अब उसमें कितना सही है कितना गलत है, लेकिन आरोप तो लग रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चीफ जस्टिस हुए हैं भारत में जिनके पिता भी चीफ जस्टिस थे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ उसके बड़े उदाहरण हैं। अभी जस्टिस नागरत्ना, उनका भी अपना उदाहरण है। जितने भी जजेज हैं आपको सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, आप ये समझ लीजिए कि वो किसी न किसी के रिश्तेदार हैं ज़्यादातर। और जब इस तरह की नियुक्तियां होती हैं तो सवाल तो उठना बहुत जायज़ है। और जब ये कहा जाता है कि भाई जो न्याय का मंदिर है, जहां पे न्याय होना है, उसमें अगर इस तरह का फेवरेटिज्म होगा, अगर उसमें इस तरह का भाई भतीजावाद होगा, तो फिर न्याय की उम्मीद लोग कैसे कर सकते हैं?
एक दूसरे के हितों की रक्षा की जाएगी। खास करके पॉलिटिकल केसेस में ज़्यादा होता है। अब देखिए, कुछ जो वकील हैं हमारे यहाँ, वो बेंच फिक्सिंग के लिए जाने जाते हैं। अब नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन आप जानते होंगे कुछ बड़े बड़े वकील हैं, और कुछ वकील तो रेकमेंड भी करते हैं, उनकी रिकमेंडेशन पे लोग जज भी बनते हैं। तो अगर इस तरह का रिकमेंडेशन चलता रहा और एक जज दूसरे जज को सपोर्ट करता रहा, ये तो बिल्कुल एक सर्किल बन गया ना, एक सर्किल बन गया जिसमें कि एक जज दूसरे जज को रिकमेंड कर रहा है, एक दूसरे के हितों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सरकार उसमें कुछ कर ही नहीं सकती है, सिविल सोसाइटी उसमें कुछ नहीं कर सकती है, तो फिर किस तरह का न्याय मिलेगा? और इसलिए इस देश में यह मांग उठ रही थी कि भाई जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि जज बैठ करके ये आपस में फैसला कर लें कि कौन जज होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होगा, हाई कोर्ट का जज कौन होगा। इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए और सरकार को भी उसमें अपनी भूमिका रखने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब जा करके एक आशा की किरण दिखी है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा या नहीं होगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से एनजेएसी एक्ट को रिजेक्ट किया था, नरेंद्र मोदी सरकार जो एक्ट लेकर के आई थी, उस पर पुनर्विचार करने के लिए, उस केस को फिर से सुनने के लिए जिस तरह के संकेत चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने दिया है, उससे बहुत स्पष्ट है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, उनका बिल्कुल ओपन माइंड है। वो इस बात के लिए तैयार हैं कि इसको फिर से देखा जाए, फ्रेशली देखा जाए कि भाई इसमें क्या किया जा सकता है। और यह भी संभव है कि ये जो आरोप लगते हैं उसके मद्देनजर एनजेएसी एक्ट को जिस तरह से रिजेक्ट किया गया था, उस डिसीजन को शायद पलटा जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या होगा नहीं होगा ये तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि ये बहुत बड़ी खबर है कि चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उस पर पुनर्विचार होगा और एनजेएसी एक्ट को जिस तरह से रिजेक्ट किया गया उसको फिर से देखा जाएगा, मेरिट पे देखा जाएगा। अभी के लिए इतना ही। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।